आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो लोग बोलते होंगे ये सर कि ऑनलाइन कैसे होगा। शाहरुख खान वहीं से पढ़े। क्या ये बात सर है। उन्होंने भी वही कोर्स किया हुआ है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। शाहरुख खान उसके बाद फिर वो एक्टिंग में चले गए ये थे। सर एक्टिंग में चले गए। ऐसा भी होता था कि एग्जाम से पहले पहले तक आपको लग रहा है अरे नहीं कैसे काफी होगा, याद ही नहीं ऐसे डर लग रहा है। मतलब आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई हो, मैंने कभी नहीं रटा। मेरे टीचर्स दुखी रहते थे कि तू याद क्यों नहीं कर लेता। मैं कहा मैं नहीं कर रहा यार। लास्ट डे फेस पेमेंट किया CUET का। अच्छा, उस टाइम लास्ट डेट थी। आपको ये कैसे पता चला कि कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है। बेस्ट है? ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया है। आपको ChatGPT से पूछ सकते हो। ChatGPT बेटर ऑप्शन है। वो SRK से फेमस है कॉलेज भी ज़्यादातर। अच्छा, कि SRK ने यहाँ से पढ़ाई की। सर तो उन्होंने कौन से ईयर में की होगी? स्टार्टिंग में आपको सच बोलूँ मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरा हो पाएगा वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम बहुत बड़ा सुना था। यूट्यूब पे कभी एक वीडियो देख ली कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी होती है। आप बोल रहे थे कि आप वहाँ पे फीस भी कम होती है, आपको इतना खर्चा वगैरह नहीं होता है। तो मुझे लगता था कि बताओ नहीं एक बार होगा। कितनी फीस है बताना। उसकी फीस है। आज हमारा दिल फिर से गदगद हो उठा है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं पूरी की पूरी लर्निंग सर की टीम, क्योंकि हमसे आज़म मिलने आए हैं। आज़म के वीडियो पहले भी डल चुके हैं यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखे होंगे। मोहम्मद आज़म जो हैं उत्तराखंड के रहने वाले हैं और 10वीं कक्षा से 9वीं से ये सर 9th 10th एंड 11th और 12th भी, और इवन CUET भी मैंने यहीं से किया है। और मेरा सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में हो गया है। हाँ, नॉर्थ कैंपस डिटेल में बताएंगे आपको। और कुछ बातें जो मोहम्मद आज़म ने सीखी हैं वो अपन भी सीख लेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं CUET में तो कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने भी नहीं किया ना अप्लाई, तो हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो आप अगर कुछ ऐसी बारीकियां सीखी हो तो वो स्टूडेंट्स के काम आ जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा स्टूडेंट्स से यही रहता है कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो लोग बोलते होंगे ये सर कि ऑनलाइन कैसे होगा। काफ़ी रिलेटिव्स ने बोला कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होगा, आप पढ़ोगे नहीं। मेरे एक मामा का लड़का है सर, उसने बोला अपने डैड को कि आप ऑनलाइन बैच दिला दो। उन्होंने बोला नहीं पढ़ेगा तू, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, मना कर दिया पहले। तो फिर मैंने मतलब 10th का रिजल्ट आया तो पापा ने भेजा और न्यूज़पेपर में आ गया, क्योंकि मैंने गाँव में टॉप किया था। तो उस टाइम बोला कि देखो इसने क्या है। फिर उसने 12th में लिया है ऑनलाइन बैच इसी साल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लर्निंग सर से लिया है क्या? लर्निंग सर से। ये और खुशी की बात है। तो हम इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना। और मोहम्मद आज़म का सपना है सर्विसेज UPSC में, स्टेट सर्विसेज में या फिर सेंट्रल सर्विसेज में जाने के लिए। तो ये मतलब ये गोल आप सोच के देखो, बहुत बड़ा गोल है। और उस दिशा में अगर DU में एडमिशन मिल जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है सर, हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस। हाँ, नॉर्थ कैंपस में जो टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन हुआ है। शाहरुख खान वहीं से पढ़े। क्या बात है। उन्होंने भी वही कोर्स किया हुआ है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। शाहरुख खान उसके बाद फिर वो एक्टिंग में चले गए थे। सर एक्टिंग में चले गए थे। तो उन्होंने NSD से भी किया था क्या? ये सर MA किया था उन्होंने। वहाँ से MA किया था। तो ऐसा मन क्या पता आपका भी बन जाए कि चलो अब अपन एक्टिंग में आजमाते हैं करियर। खैर वो तो बात की बातें हैं। तो एक तो ये, और मोहम्मद आज़म रहते हैं उत्तराखंड में IIT रुड़की के पास में 7 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारे गाँव का। क्या? रहमतपुर गाँव है। रहमतपुर गाँव में पुरानकलेर पोस्ट ऑफिस है हमारे। पोस्ट ऑफिस पुरानकलेर रुड़की के पास ही है। ये सर तो कोई आसपास में हो तो संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा अजमेर आए थे मोहम्मद आज़म अपने पिताजी के साथ में, अंकल जी के साथ में दरगाह जियारत करने के लिए। और हमने तो बोल ही रखा है अगर कोई अजमेर आए, हमारे विद्यार्थी दरगाह के लिए आए, दरगाह शरीफ के लिए, या फिर अगर पुष्कर के लिए आते हैं, किसी और कारण से आते हैं, तो भैया हमसे तो मिल करके जाएं ही जाएं। तो आज़म ने भी बता दिया था और हमने बात हो गई थी और बढ़िया मिले हैं, ये भी खुश हैं, हम भी। मेनली आपके लिए आया हूँ मैं वहाँ से। मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था। पापा का कल ही मतलब बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं जाएंगे। फिर मैंने बोला कि नहीं आज ही जाएंगे। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाऊँगा, उसके बाद नहीं जाऊँगा। अब मेरे को एक सवाल है आपसे स्टूडेंट्स के लिए। ये सर पढ़ते समय कोई डिस्ट्रैक्शन आया? होता है सर, यूट्यूब से भी होता है काफ़ी ज़्यादा, बट अपने आप को संभालना पड़ता है कॉन्फिडेंटली। मुझे पता था, मतलब बार बार होता था, फिर मन जाता था कि नहीं मेरा गोल वो है। बाद में मतलब जैसे आपकी शॉर्ट्स आ गई, मतलब दूसरी शॉर्ट्स आ रही है, लेकिन जब आपकी शॉर्ट देखता था फिर मेरा मन चला कि नहीं सर की शॉर्ट्स देखें जो आपने चैलेंज किया था, चैलेंज 30 डे के लिया था, वो देखता था। 75 डेज सॉरी। तो वो देखता था और आपकी बाकी शॉर्ट्स आप बीच में डाल देते हैं, चित्रांश से डालते रहते हैं, उनसे शॉर्ट्स देखता हूँ मैं, इस शॉर्ट्स को डाल देंगे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे। खुद पे शक होता था क्या कि होगा कि नहीं होगा? स्टार्टिंग में मतलब जब 10th से जुड़ा हूँ, 10th से तो मैंने आपके 1 शॉट से ही हो गया था। लास्ट में 1 महीना 1 शॉट देखा है आपका ओनली,
उसके बाद फिर 11th से जब आपके जोड़ा तो भैया ने बोला कि आप साइंस लो। मैंने बोला नेम से नहीं हो पाएगा, मैं आर्ट्स ही लूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं लो, आप तो मतलब साइंस से आप कुछ भी कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ से आपकी मर्जी होगी, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में चेंज करना होगा बाद में आप ले लेना। तो जब 11th में लिया मैंने, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, तो मैंने 1 मंथ ही पढ़ के बोला मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने बोला, आपसे बात की मैंने, आपने बोला कि नहीं कंटिन्यू को। उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद इतना इंटरेस्ट आया आपसे पढ़ के कि केमिस्ट्री मन लग रहा है पढ़ने में। फिर मैथ्स सर ने पढ़ाया, मैथ्स तो सर का मन लग रहा है, फिर मैंने कभी नहीं छोड़ा। अब 11th एंड 12th दोनों ही सीखे कम्प्लीटली। अब मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, आपने अगर 11th-12th में साइंस पढ़ लिया ना, जी सर, तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ऑनर्स पढ़ोगे, जी सर, आपको लगेगा अरे आसान ही है, जी सर, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लिए, केमिस्ट्री में उस परमाणु को इमेजिन कर लिया जिसको किसी ने देखा ही नहीं। जी सर। तो आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में बहुत अच्छे कनेक्शंस बन गए, दिमाग खुल गया है। अब आप कुछ भी पढ़ोगे आपको लगेगा अरे ये तो कर लेंगे। आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा साइंस वाले स्टूडेंट्स ही IAS बने हुए हैं। जी सर, जी सर। इंजीनियर्स होंगे बहुत सारे, है ना, साइंस बैकग्राउंड रहा होगा उनका, क्योंकि दिमाग तेज हो जाता है। तो ये कॉलेज में जाओगे तो इसका फ़ायदा आपको नो डाउट मिलेगा। ओके सर। स्कूल आप रोज जाते थे? नहीं सर, ओनली ऑनलाइन। कभी कभी हफ्ते में 1 बार चले गए, जब मैम ने बुलाते थे जब चले जाओ। तो स्कूल सरकारी थी या फिर प्राइवेट थी? गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो स्कूल से थोड़ा सा आराम ये रहा। सर, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, वो आपके ऊपर है। सर ने बोला था कि अगर आपने ऑनलाइन क्लास लिया है तो पूरा फोकस पे कीजिए, अगर आपको पढ़ना है हमारे से पढ़ो या फिर उनसे पढ़ो, नो प्रॉब्लम, बट रिजल्ट आना चाहिए बेस्ट। अब आप इधर भी आ रहे हो उधर भी आ रहे हो, रिजल्ट किस साइड से नहीं आ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सही बात है, ऐसे टीचर्स अगर मिले सबको जीवन में तो बड़ी अच्छी बात है। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि राहुल भैया आपसे भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। नो सर, टाइम नहीं बच रहा है। मैंने ऑनलाइन सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से किया है और किसी ने कहीं पढ़ा है। ऐसा भी होता था कि एग्जाम से पहले तक आपको लग रहा है अरे नहीं कैसे काफ़ी होगा, याद ही नहीं ऐसे डर लग रहा है। मतलब 11th एंड 12th में मैंने काफ़ी मेहनत की, रात को 2-2 बजे तक भी, मतलब मुझे रात को पढ़ने का शौक है, सुबह लेट उठता हूँ 9-10 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात को लेट नाइट तक पढ़ता था। बट लास्ट में जैसे एग्ज़ाम 2 मंथ्स करीब रह गए तो ऐसे लगता था कुछ पढ़ा ही नहीं है माइंड में, और जिस टाइम मतलब क्वेश्चन आते थे एग्जाम में और डायरेक्टली कर देता था क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलता था। सर ने बताया, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ सर, मैंने कभी भी लर्न कुछ नहीं किया। मेरे नंबर बस समझाइए ऑनलाइन, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कि रट्टा करते हैं कि भाई ये याद कर रहे हैं ये याद कर रहे, कुछ नहीं किया। आपने बोला था अरे निखिल सर भी ये बात को रिपीट कर देंगे, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं रटा एक वर्ड्स पे ऑनलाइन। आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई हो, मैंने कभी नहीं रटा। मेरे टीचर्स दुखी रहते थे कि तू याद क्यों नहीं कर लेता, मैं कहा मैं नहीं कर रहा याद। मैंने कभी नहीं किया सर, एक वर्ड्स भी नहीं किया। केमिस्ट्री में थोड़ा रिएक्शन को बोलते हैं उस पर, मतलब वो भी नहीं लर्न हो पाते थे, समझ ये सर लॉजिक से करते हैं, जो आपने ट्रिक्स बता देते थे ऐसे हंसी मजाक वाले ट्रिक्स हम बना लेते थे हम लोग। जो हमारे सेकंड वाले सर आए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, RK सर, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें पता ही चलता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या। रिएक्शन भी ऐसे करा देते हैं, वो नाम में ट्रिक बनाते हैं, वो ये नाम है ना साइंटिस्ट का, इसी से ट्रिक बना दो। सर वो आपने पीरियोडिक टेबल बताई थी, शक्ति विक्रोमन फी कोनिकुशन, ऐसे लर्न हो जाता था, वैसे याद नहीं होता था। आपकी क्या बात है। तो देखो इसका एक आप मानोगे वाली बात तो कि ये फायदा अपन को मिला कि अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम के होते तो आपको इंग्लिश से लड़ाई और करनी पड़ती। एक तो समझना पड़ता है हिंदी में, फिर लिखना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाती। जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग किया था उस टाइम प्लेटफॉर्म पे मतलब यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा हिंदी मीडियम के इतने टीचर्स नहीं थे। बट आपके जब 10th की थी उसके बाद आना स्टार्ट हुए हैं कुछ टीचर्स, नहीं तो उस टाइम पे तो फेमस आप ही थे। मतलब मैंने जो पढ़ा था, मैंने और भी यूट्यूब पे पढ़ाई, मतलब कुछ है थी वीडियो बट मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने आपसे पढ़ाया ऑनलाइन। मैथ्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, सब ऐसे ही है। बहुत ही दिल खुश हुआ। तो एक तो मैं वापस से उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि जो कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसा आता है कि सर हमने 10th तो इंग्लिश मीडियम से करी है, हिंदी मीडियम से करिए, आप ही से पढ़ें, बहुत अच्छा हमने 10th क्लास में स्कोर किया है, अब हम इंग्लिश में चले जाएँ क्या। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो 11th-12th मुश्किल है, जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद आजम ने भी बोला, आप 11th-12th में वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री से लड़ रहे होगे, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, समय देना ही पड़ेगा, फिर आप इंग्लिश से और साथ में लड़ोगे तो वो एक ब्लंडर है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप हिंदी मीडियम से कंटिन्यू करके अपना बढ़िया से एग्जाम दे करके रिजल्ट ले आओ और फिर उसके बाद इंग्लिश सीख लो 2-3 महीने में। जैसे अपना स्पोकन वाला बैच लिया था क्या आपने? स्पोकन सर मतलब लिया था, वो मेरे से कंटिन्यू हुआ क्योंकि हेल्थ इशू हो गई थी। कोई बात नहीं, ये सर मतलब आसान है, अंग्रेजी भाषा सीखना कोई मुश्किल नहीं है,
तो ये हम बिल्कुल नहीं, आप बिंदास तो कर सकते जैसे हैं। पढ़ाते हैं, मैंने बाद में भी कुछ, मैं अभी कोचिंग ज्वाइन किया था जे के लिए, जो आप बोल रहे थे, मैं सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे, मैंने कुछ वर्ड्स देखे। केमिस्ट्री तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब आप हिंदी में पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश में, वही वर्ड्स है सेम, नेम वही है, रिएक्शन के नेम वही है, वर्ड्स वही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है फिजिक्स की जो मतलब लिखा हुआ होता है, नहीं तो मैथ्स में भी सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देख लो, सुन लो आप लोग, हिंदी इंग्लिश का झगड़ा है ही नहीं, वो केवल हमारे दिमाग में है। थोड़ा एफर्ट करना पड़ सकता है अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो। और मैंने तो इंग्लिश सीखी है फिल्में देख करके, हॉलीवुड की फिल्में देख करके। कार्टून्स वाली फिल्म्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सर, आप देखें क्या? सर मतलब कम देख रहा हूँ मैं तो बहुत देखी है। अभी कॉलेज जाओगे ना, वहाँ देखना, कॉलेज में ऐसे दोस्त बन जाएंगे, Yes, sir. कहेंगे ये फिल्म आई है, देखिए चल रहा है क्या घूमने, तो लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो वो ज़्यादा ही घुमाने ले जाएंगे पढ़ाई छुड़वा करके। यस सर। ऐसे और निखिल सर के लिए सर एक पॉइंट रखना था, मतलब जब मैं 8th क्लास में था उस टाइम, तो मैथ्स में मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं होते थे, मैथ्स का नाम सुना तो डर लगता था कि मैथ्स कभी, मैं पूछता था कि सर 8 के बाद ऐसा ऑप्शन है कि आप मैथ्स नहीं लोगे कि ऑप्शन, हाँ मुझे नहीं मैथ्स लेना। तो उसके बाद 9th भी बोला कि नहीं मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है हमारे यहाँ पे 9th और 10th में तो आपको मैथ्स लेना। मैं 10th के बाद तो छूट जाए, तो फिर मैंने जब 10th में पढ़ा सर के पास, निखिल सर के पास, फिर तो इसमें मन लगने लगा, फिर इसको मन नहीं लगा छोड़ने का, फिर 10th में मैथ्स कंटिन्यू किया। अभी बच्चे ऐसे पूछते हैं ना, सर निखिल सर ने मैथ इतनी अच्छी पढ़ा दी, हमको बनना तो डॉक्टर था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बायो लेके मैथमेटिक्स Yes, में sir. ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब आते हैं अपन सीयूईटी पे। Yes, sir. सीयूईटी के बारे में पहले आपको जानकारी नहीं थी ना? नो सर, स्वयं से नो सर। तो हमारे Yes, चक्कर sir. में ही आपने फॉर्म भरा, Yes, sir. हमारे चक्कर में ही तैयारी करनी शुरू लास्ट की। डे फीस पेमेंट किया सीयूईटी का, अच्छा, उस टाइम लास्ट डेट थी। मैंने सीयूईटी फॉर्म फिल कर था, सर ने वीडियो डाला कि आज लास्ट डेट है। फिर मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट ही नहीं था कि भाई हम तो, मुझे तो ऐसा विश्वास था कि हम नहीं जा सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सर ने बोला कि नहीं आज, मतलब एक दिन पहले सर ने, निखिल सर ने वीडियो डाली कि नहीं आप डालो, फॉर्म फिल करो, उसके बाद हम देख लेंगे। आपने फिर बैच लॉन्च किया ही था, उसके बाद फिर मैंने इवन साइट भी बिजी चल रही थी उस टाइम, क्रैश हो गई साइट। उसके बाद फिर उन्होंने डेट बढ़ा दी, लेकिन मैंने फीस पेमेंट पहले ही कर दिया था सीयूईटी का। उसके बाद क्या प्रोसेस था सर, जैसे सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद एडमिट कार्ड आ जाता है, वो डेट अनाउंस कर देती है कि आपका एग्जाम, ये सर काफ़ी लेट आता है। और एग्ज़ाम भी ऐसे हुए, मतलब आपके, मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज एंड जीएटी। तो उन्होंने ऐसे किया, पहले तो ले लिया जीएटी का और फिजिक्स का ले लिया एक ही दिन, उसी दिन, उसमें बीच में कोई गैप नहीं। उससे अगले दिन ही फिजिक्स और नहीं केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश, ये वो हिंदी और मैथ्स का तीनों का। मतलब मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या मैं, पाँचों, हाँ 2 दिन में 5 खत्म कर दी उन्होंने एग्जाम। कितने और घंटे के होते हैं एग्जाम? घंटे ऐसे, मतलब जैसे 1 घंटा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस है ना एग्जाम, तो जैसे 1 घंटा हुआ, उसके बाद 1 मिनट का वेट नहीं, कंटिन्यू हुआ, एग्जाम स्टार्ट हो गया दूसरा। हाँ उसके बाद हिंदी का दिया तो केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया, 3 घंटे कंटिन्यू चल रहा है एग्जाम, उसमें कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, 1 मिनट का भी। एक बार आप भी बताओ कितने कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। अब के पहले थे आपको 50 क्वेश्चन आते थे, उसमें थे मतलब 10th होते थे 40 क्वेश्चन करने आपको, 10 कंपलसरी नहीं थे। अब की बार 15 क्वेश्चन कंपलसरी है आपको करने, 50 के 50 ही करने हैं। और 1 घंटे में? ये सर 1 घंटे में 250 नंबर का होता है कम्प्लीटली पेपर। गॉट इट। तो आप वहाँ पे कंप्यूटर पे ही था पूरा? यस सर, कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन दोगे, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे आपको, उस पर, उसमें ऐसे भी होता है मतलब आपको टिक करना है या फिर मतलब उसको छोड़ना है रिव्यू, कि मतलब अगर अभी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप रिव्यू बाद में देख लूँगा, ये ऑप्शन रहते हैं, जो अगर समझ में आ रहा है तो आप टिक कर सकते हो। और जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको सिलेक्ट, वो तो उससे भी ईजी होता है ना, आप ओएमआर शीट में टाइम लगाओगे, फिल करोगे, आपको ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट करो, सेव नेक्स्ट करो, खत्म। समय बच रहा है, समय बच रहा है, बहुत ज़्यादा बच रहा है। उसमें तो आप बोलते हैं कि कभी कभी कोई स्टूडेंट है वो ओएमआर शीट में गलत भी फिल कर देता है ना, रॉन्ग फिल, वो भी चले जाता है, बट उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको टिक करना है, ओके हो गया, गलत है तो गलत है, और मतलब सही है तो सही है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नहीं 1 मार्क्स की होती है उसमें, 1 मार्क्स नेगेटिव है, और प्लस आपके पास 5 मार्क्स, प्लस 5 मिलेंगे। तो ये पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का लेवल, अगर आपने 12th अच्छे से किया है तो इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कराए हैं, सर ने भी काफ़ी ज़्यादा और आपने भी कराए हैं बाद में क्वेश्चन, तो उससे हो जाता है सेम, लगभग सिमिलर। हाँ लगभग सेम था, इतना हार्ड लेवल का, बल्कि आपने उससे ऊपर लेवल का कराया था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ निखिल सर कराए हैं और राहुल सर भी, कि मतलब इतना हार्ड कैसे आएगा, ये तो जेई लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो मैंने जब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया तो कुछ भी नहीं लगा, ऐसे लगा जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, इतना हार्ड नहीं था। क्या बात है। लेकिन आपकी जो सीयूटी का बैच था उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली।
अगर आप ओनली 12th पे ही फोकस रहोगे, क्योंकि 12th में क्या है आपको डेरिवेशन वगैरह फोकस होता है और क्या नाम है उसमें थियोरटिकल आता है, बट इसमें तो ऑप्शन वाला आता है ना, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर ऑप्शन है। मतलब यही है कि जेई में, नीट में और सीयूईटी में आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो लगा लो। ये सर हर एक सब्जेक्ट के हजार क्वेश्चन लगा लो। आपको मेनली 12th पे फोकस करना है बेटर तरीके से। 12th के बाद आपको मेनली क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। सीयूईटी में सबसे अच्छी बात यही है कि केवल 12th ही आती है, 11th आती नहीं है उसमें। ये सर तो ये सबसे अच्छी बात है। आपने पहले तय कर रखा था कि आपको सब्जेक्ट चेंज करके ह्यूमैनिटीज में जाना है। आपको मैंने पहले कॉल भी किया था, आपने बोला कि मैं बात करता हूँ उसके लिए। तो फिर मैंने वैसे भी यूट्यूब पे देखी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो साइट थी उसमें देखा मैंने, एनी आपको बोला था उसने कि अगर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो आपको उसमें से 2 कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, एनी 3 सब्जेक्ट, उसका आपने जो 12th में दिया है एग्जाम उसका सीयूईटी में भी देना पड़ेगा, प्लस आपको लैंग्वेज देना है। आप इंग्लिश ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो। मैंने आपके उसका नहीं था काम, जीएटी का नहीं था। जीएटी नहीं था। जीएटी लगा ही नहीं आपका? जीएटी नहीं लगा, जीएटी नहीं लगा। कुछ सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर नहीं बीटेक वाला आता है उसमें होता है, कोई कोई सब्जेक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। बीए में और बीएससी में इसमें यही होता है कि एक लैंग्वेज और 3 है डोमेन। मैंने एक तो हो गया डीयू और एक और आपने कहाँ अप्लाई किया था? एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया था। और कुछ सोचा था क्या? और नहीं इस्लामिया के लिए नहीं देखा था? जामिया के लिए किया था। बस उसका एक ऐसा होता है उसमें तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखता है आपके, हिंदी या फिर आप, लेकिन 12th में पढ़ा होना चाहिए वो भी सब्जेक्ट। हाँ मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का फिल किया है वहाँ पे फॉर्म, तो उन्होंने वो देखेंगे मैथमेटिक्स के मार्क्स, ओनली मैथमेटिक्स के। आपके चाहे केमिस्ट्री में फेल हुए फिजिक्स में फेल हुए उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स के। बीए ऑनर्स हिंदी का फिल किया है उसमें ओनली हिंदी के देखेंगे। और एक कोर्स है उसमें बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें वो लेते हैं जीएटी के मार्क्स, ओनली जीएटी के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास साइंस थी, आपने 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया था, जीएटी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो पास दिया था। अब डीयू में आपने अप्लाई किया, तो शुरू से आप बताओ कैसे किया? मैंने ऐसे किया था, उसमें मुझे बीए में किया था अप्लाई और बीएससी में किया था अप्लाई। तो उन्होंने बोला आपके पास चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या ह्यूमैनिटीज से, आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, एनी 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उसमें से आपके मार्क्स काउंट हो गए। माने हिंदी इंग्लिश कोई सा भी चलेगा? हिंदी या फिर इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसका फिल किया, प्रेफरेंस लिस्ट मेड होती है सर। प्रेफरेंस लिस्ट जो बनती है उसमें अगर आपने ऐसा किया कि आपने साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस को ऊपर रख दिया, वो देखते हैं ऊपर से। जैसे आप सीरियल वाइज चल रहे हो ना, जैसे आपने फर्स्ट पे डाल दिया मुझे चाहिए हंसराज कॉलेज चाहिए, आपको ये कैसे पता चला कि कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है? ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया है। आपको चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी बेटर ऑप्शन है। और उसमें आपको रैंकिंग वाइज देखना होता है, डीयू की जो मतलब साइट है उस पर, लेकिन सर्च करना होता है। मैंने तो काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मेनली मैंने नॉर्थ कैंपस ऐसे डाला था मैंने। जैसे मुझे बीएससी चाहिए तो आप बीएससी मैथमेटिक्स डाल रहे हो तो उसमें पहले आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डालो, करेक्ट। उसके बाद आप डालो साउथ कैंपस के, फिर डालो आप ऑफ कैंपस के। जो कॉलेज देखता है ना, वो कॉलेज देखता है कि आपको जो सबसे ऊपर रखा है आपने, वो आपकी मेनली प्रेफरेंस, आपको यही चाहिए। उसके बाद आप सेकंड नीचे जा रहे हो, तो अगर आपका फर्स्ट पे नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका नीचे आएगा। बट आपको वो समझते हैं कि जो आपने फर्स्ट में डाला है वही आपका मेनली फोकस है, मुझे तो उसी कॉलेज में चाहिए, ऐसे बनना होता है। माने उसमें कितने कॉलेज डाल सकते हो आप? उसमें अब के जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट दे थे तो मेरे पास थे 685 प्रेफरेंस डाल सकता था काउंटिंग में, 685 हाँ प्रेफरेंस डाल सकता हूँ। बीएससी मतलब उसका ऐसा सिस्टम है ना, आप डालोगे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स हंसराज कॉलेज, एक हो गया। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, फिर आपने डाल दिया हिंदू कॉलेज चाहिए मुझे, फिर आपने बीएससी ऑनर्स डाल दिया तो फिर मतलब अलग कॉलेज डाल दिया, तो उसमें काउंट होते रहेंगे वो इस तरह ही। तो आप उसमें 6 से 85 डाल सकते थे मेरे उसमें। लेकिन अगर आपने दिया है भाई, आपने हिंदी दिया है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस कम मिलेंगे कि आप 50 फिल कर सकते हो या 20, मतलब जितने आप एग्जाम दोगे। मेरा मानना तो ये है कि आपको 5 सब्जेक्ट तो देने चाहिए, उसके बाद आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीयू में। और डीयू में काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, उसके अंदर वो ज़्यादातर मतलब वो तो लेता ही नहीं है, ओनली सीयूटी से ही लेता है वो तो सभी सब्जेक्ट में। बीटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी में बहुत ज़्यादा फील्ड है, उसमें बायो केमिस्ट्री भी है, फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी, बहुत सारे ऑप्शन है। और बीए में भी काफ़ी मतलब ऑप्शन है उसके अंदर। क्या बात है। तो ये सारा आपको कहीं जाके करना पड़ा है, आपने खुद ही कर लिया? मैंने खुद नहीं किया था। मैंने खुद आप पहले प्रेफरेंस डालोगे, प्रेफरेंस फिल कर दिया, मतलब उसमें क्या होता है, फेज़ 1 होता है, आपको फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है, सीयूटी का एप्लीकेशन होता है, उसके बाद आप रजिस्टर कर देते हो, आपकी आईडी बन जाती है। उसके बाद डीयू जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस होता है
तो उससे पहले फेज़ 1 स्टार्ट कर देता है। मतलब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा CUET का तो ये फेज़ 2 एकदम चालू कर देगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट डालनी होती है उसमें बना के। जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट हो जाएगी तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे अब की बार हुआ था 14 को लास्ट डेट थी प्रेफरेंस की, उसके बाद 19 को शाम को 5 बजे रिजल्ट आ गया था कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको उसमें होता है, उसमें ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले क्या होता था कि वो सीट आपकी गई अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बट अब की बार ने किया कि आपका ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, कभी कभी साइट क्रैश हो जाती है। तो उसके बाद आपका जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास फीस पेमेंट का नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कॉलेज। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई में पहले से डॉक्यूमेंट करेक्ट कर लेने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। और उसके बाद फिर जैसे आपके डॉक्यूमेंट और नेम करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका आधार कार्ड में कुछ हो रहा है या फिर 10th की मार्कशीट में कुछ हो रहा है, 12th की मार्कशीट में, वो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। वो डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए बिल्कुल एकदम क्लीन। उसके बाद जैसे आपके डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद वो डालता है 2 ऑप्शन डालता है कि आपके फिर डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। फिर जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो उसमें फीस को पेमेंट का ऑप्शन आता है। आपने फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है अपग्रेड का और एक आता है आपका फ्रीज का। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो कि मुझे और बेटर चाहिए, जो ऊपर मैंने डाला है मुझे और चाहिए, तो आप उस पर कर सकते हो। और एक होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कि जो आपको सीट मिली है मुझे उसे अच्छा है, मुझे बेस्ट लगी है, उसे आप फ्रीज कर सकते हो। बस हो गया। तो आपने फ्रीज कर दिया? मैंने फ्रीज कर दिया है। क्या मैंने हंसराज फ्रीज कर दिया। हंसराज कॉलेज बहुत नाम है। हंसराज कॉलेज कॉमर्स के लिए ज़्यादा फेमस है। कॉमर्स के लिए वो, हाँ कॉमर्स के लिए भी, और इकोनॉमिक्स की इस वजह से क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान ने वहीं से किया है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स, और मेरा उसी कोर्स में। मुझे नहीं पता था पहले मुझे। ये तो क्या, वो SRK से ही फेमस है कॉलेज भी ज़्यादातर। अच्छा, कि SRK ने यहाँ से पढ़ाई की। सर। तो उन्होंने कौन से ईयर में की होगी सर? इसके बारे में आपको कॉलेज जाके पता चलेगा। यस सर, स्टूडेंट्स बताएंगे। अभी बोल रहे थे कि कुछ टाइम पहले वो आए थे, शायद कितने ईयर मुझे नहीं पता है उसके बारे में, बट वो जब डिग्री लेने आए थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। हाँ, नहीं तो वो बताएंगे आपको कि यही बेंच पे बैठते थे SRK, यही बैठते थे। सर। बट सर देखिए, मैं तो ये बात बोलूँगा कि ये बात क्लियर है कि आप ऑनलाइन से कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी मेहनत चलेगी पहले। अगर आप नहीं कुछ करोगे, आप कर रहे हो सपोर्ट यहाँ से, आप पढ़ा भी रहे हो अच्छा, बट अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर मैं पढ़ूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जब इतना बड़ा सपना आपने हासिल किया ही है, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपके गांव में से आप टॉपर थे और DU में अब तक, DU क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई नहीं पढ़ा है हमारे यहाँ से। मैंने सब जने लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी आसपास की यूनिवर्सिटी में से पढ़ लेते होंगे। आप पहले हैं जो घर से इतना दूर जा रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो, और दिल्ली विश्वविद्यालय से आप अपनी पढ़ाई करने वाले हो। तो अगर हमने इतना बड़ा फासला तय किया है तो अगला जो आपका सपना है वो भी फिर दूर नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सच बोलूँ, मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरा हो पाएगा वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम बहुत बड़ा सुना था, यूट्यूब पे कभी एक वीडियो देख ली कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी होती है, आप बोल रहे थे कि आप वहाँ पे फीस भी कम होती है, आपको इतना खर्चा वगैरह नहीं होता है, तो मुझे लगता था कि नहीं। एक बार कितनी फीस है बताना। उसकी फीस है मतलब फिक्स तो 60,000 उसकी पर ईयर, और उसमें आपको हॉस्टल अब की बार प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट आपको हॉस्टल अलग से लेना पड़ेगा। कम है फीस, पर ईयर है वो फीस, पर ईयर फीस। गॉट इट। और ये भी अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी के पास व्यवस्था मान लो नहीं है तो बैंक लोन दे देती है। यस सर, बड़ी आसानी से बैंक लोन दे देती है। तो आपने सारे माने पेमेंट्स भी खुद ही किए हैं घर से? पेमेंट उसमें DU क्या कर रहा है, आपको कुछ भी वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब काम घर से कर सकते हो। वो पहले क्या होता था कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता था मेरिट लिस्ट में, आपको जाना पड़ता था वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती थी। अब क्या कर दिया उन्होंने, अब जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में जैसे सेकंड फेज बोला था ना मैंने, उसमें क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन है तो आपको डेली 1 या 2 डेज में, 1 डेज में आपको एक दिन में 3 या 4 बार आपको चेक करते रहना होता है। क्वेरीज का पोर्टल होता है वहाँ पे कि कॉलेज ने ये इशू किया है कि आपका ये मतलब ये गलत है, या फिर वो कॉलेज टाइम भी देता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एफिडेविट वगैरह देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पहले से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सही बात है, मेरा तो पक्का ही ना हो। मेरे डॉक्यूमेंट्स में इतनी गड़बड़ है बचपन से कि मेरे को तो वापस भेज देंगे वो लोग घर कि यार तुम जाओ वापस। मैंने पहले से ही सर, जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला था उससे काफ़ी टाइम पहले, मतलब मैं बार बार चेक करता रहता कि मेरे कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी। मैंने काफ़ी जगह चेक भी कराया, उन्होंने बोला कि नहीं, और मेरा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई सब वेरीफाई, कोई क्वेरी नहीं आई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंतिम आप कुछ संदेश विद्यार्थियों को देना चाहो अपनी तरफ से? सर संदेश ये देना चाहूँगा आपको, अगर मतलब आप ये नहीं समझे कि मैं वीक हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ या फिर मैं गाँव से हूँ, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर चुका हूँ। अब पहले मैं भी सोचता था कि नहीं हम गाँव से हम नहीं कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप सपना ऊंचा रखोगे तो आप ज़रूर पहुँच जाओगे, आपकी मेहनत होनी चाहिए।
और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट होना चाहिए। टीचर्स भी मतलब मेन वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही, अगर ऐसा होता तो फिर घर पे भी पढ़ लेते स्टूडेंट। मेन तो आप ही पढ़ाते हैं ना सर। सही बात है। टीचर से अब जैसे एक बात ये बस मैं ऐड करूंगा कि पहले क्या होता था कि बड़े जो कॉलेजेस थे ना वो अमीर लोगों के लिए होते यस थे। सर, यस सर। कि अमीर लोग हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग पे Yes, पढ़ेंगे, लाखों रुपए फीस दे करके, वो फिर वो कंपटीशन Yes, sir. क्रैक करेंगे, फिर वो वहाँ जाएंगे वो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यस सर। अब पूरे भारत में से कोई भी कहीं से भी निकल करके आ सकता है और ये फ़ायदा उठा सकता है। और ये भी है कि खास करके देश की बेटियों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे लड़कों को तो एक बार के लिए फिर भी ट्यूशन के लिए बाहर भेज दिया जाता है, बेटियों को नहीं भेजते। उनको सेफ नहीं लगता, आसपास कोचिंग नहीं है, 10 किलोमीटर तक कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए तो ऑनलाइन एक वरदान की तरह ही है, वरदान से कम नहीं। यस सर। और बाकी विद्यार्थियों से भी बस यही संदेश है कि आप अगर कभी यहाँ आते हैं किसी भी कारण से या बिना किसी कारण से, तो ज़रूर हमसे तो मिल करके जाएं और बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में हम कुछ जलपान करेंगे, कुछ भोजन करेंगे, साथ में थोड़ा सा ऐसे बातें करेंगे। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा है सर। ऐसा लग रहा है कि मतलब आज यहीं पे ही रह लो, है मन नहीं कर रहा है जाने का। रह लो, आप तो मानो मेरी बात। यस सर। तो आज़म बहुत बहुत थैंक यू सर सबके सामने कि आप आए, आपने हमें इतना महत्व दिया। तो ठीक है आज़म, इनको बाय बाय करते हैं स्टूडेंट्स को। बाय।